जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों आपका स्वागत है। और हम फिर से करंट के क्वेश्चन लेंगे, फैक्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, एक टॉपिक पे भी बात करेंगे और एक फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। किस फॉर्मेट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एसएससी में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, किसी एक क्वेश्चन को किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स पर। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है जिसको आपको पहले ही बताया जा चुका था कि 9 सितंबर को जो है ब्रिक्स सम्मेलन होना है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये वर्चुअल तरीके से हुआ है, यानी कि वर्चुअल तरीके का मतलब होता है कि न जा कर के वहाँ एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी राष्ट्राध्यक्ष बैठे रहते हैं और बातचीत होती है। आभासी जिसको कह सकते हैं वर्चुअल, यानी कि जैसे आप जूम पर मीटिंग होती हैं या आजकल चल रहा है आपका वर्क फ्रॉम होम, उसी तरीके से एक तरीके से देश में ही रह करके पांच पांच देशों का एक समूह ब्रिक्स, 5 देशों का हम बात कर चुके हैं दोस्तों। एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूँ। 5 देशों का समूह होता है ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका है। इन सभी के राष्ट्राध्यक्षों के नाम देख लीजिए दोस्तों। चाइना के शी जिनपिंग हैं, भारत के नरेंद्र मोदी जी, आपके साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, ब्राज़ील के बोल्सोनारो, जायरो बोल्सोनारो, और रशिया के पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों जिसकी उम्मीद थी, चूँकि आप ये ध्यान देंगे कि जो अफ़गानिस्तान में परेशानी चल रही है, उस वो रीजन के कम से कम 3 देश हम लोग इस ब्रिक्स सम्मेलन में हैं। जैसे कौन कौन से हैं दोस्तों? आपके रशिया है, चाइना है और इंडिया है। ये 3 देश तो कम से कम ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं। तो यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा उठना लाजमी था। ये तय था कि आतंकवाद का मुद्दा उठना ही उठना है, और ब्रिक्स ने आतंकवाद का मुद्दा को उठाया भी। लेकिन एक चीज़ खास बात थी कि चीन ने दोस्तों अफ़गानिस्तान को लेकर के, वहाँ की तालिबान सरकार को लेकर किसी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। का मतलब ये है कि जैसे पहले बात हो चुकी है हमारी आपकी कि चाइना कहीं ना कहीं उनके फेवर में है, रसिया भी है उनके फेवर में, लेकिन चूंकि रसिया एक मजबूत देश है तो उसके लिए, और भारत का भी सहयोगी है, इसलिए उसको थोड़े बहुत स्टेटमेंट देने पड़े। तो ब्रिक्स देश जो हैं दोस्तों लगभग 41% जनसंख्या को कवर करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये देशों का समूह है। इसके द्वारा कही गई बात बहुत ज़्यादा जरूर इम्पॉर्टेंट रहती हैं, खासतौर से इन 3 देशों और अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको लगभग लगभग चीज़ें बता दी। यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे इस पर बात हो चुकी है। अब इन चीज़ों से क्वेश्चन, इन जो भी बातें हुई हैं दोस्तों, इनसे अलग हट के क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आपको यही क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको मिलेंगे ब्रिक्स से खास तौर से। अब दोस्तों आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे दोस्तों है क्या कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है हमारा, वो एक रैंक जारी करता है खास तौर से भारतीय संस्थाओं के लिए। जो भारतीय शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके लिए रैंक जारी करता है, जिसमें प्रथम स्थान पर आईआईटी मद्रास है। काफ़ी पिछले 3 सालों से आईआईटी मद्रास ही नंबर 1 पर चल रहा है। हालांकि इसमें कई अलग अलग, जैसे ये है कि आईआईटी को अलग से लिया जाता है, विश्वविद्यालयों को अलग से लिया जाता है, लेकिन आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर है। ऐसे ही दोस्तों विश्वविद्यालयों को लिया जाता है, विश्वविद्यालयों की अलग रैंकिंग बनती है। विश्वविद्यालय में सबसे 1 नंबर पर दोस्तों मिरांडा हाउस है, जो दिल्ली के अंदर कॉलेज है मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिरांडा हाउस। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि बीएचयू, यानी कि जो हमारा हिंदू विश्वविद्यालय है बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये तीसरे नंबर पे है। चूँकि उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश विशेष में यहाँ के राज्य विशेष के बारे में भी जानकारी दी जाती है, इसलिए ये रैंक आप याद रख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे है। एक दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट ये आइसलैंड में लगाया जा रहा है दोस्तों। कैप्चरिंग प्लांट क्या है? चूँकि आप जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाती है तो वातावरण पूरा दूषित हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। तो ये क्या करेगा प्लांट, ये कैप्चर कर लेगा उसको, और उसके बाद जो भी ज़रूरत होगी दोस्तों, वहाँ पर जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी उसको, ये वहाँ पर आपको यूज़ करेगा। उसका जो भी यूज़ हो सकेगा उसका वो यूज़ करेंगे। तो कम से कम ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर से तो ये एटलीस्ट हट जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका
ये अब इसके बाद से दोस्तों आपको एक चीज़ और आपसे साझा करनी थी हमें। ये है एक चीज़ आई थी एमएसपी को लेकर के। एमएसपी पे हमारी आपकी बात हुई थी इससे पहले भी कि एमएसपी क्या होता है। मैंने आपको बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अभी हाल ही में रबी की फसल यानी गेहूं पर एमएसपी भारत सरकार ने जो है 40 रुपये बढ़ाया है, जिसमें 2015 रुपये हो गई है एमएसपी किसकी, गेहूं की। ये दोस्तों एक तरीके से काफ़ी कम है और किसानों में, चूँकि किसान वैसे भी असंतोष में है इस समय और बहुत सारा आप देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है किसानों का। इस पर ये है दोस्तों कि एक स्वामीनाथन कमेटी बनी थी। किसान जो चाहता है दोस्तों, क्या असंतोष किस लिए है दोस्तों, कि अब तक पिछले 2-3 सालों में जब भी एमएसपी बढ़ाया गया है तो ज़्यादा बढ़ाया गया है। इस बार जो है 40 रुपये ही बढ़ाया गया सिर्फ, जो कि बहुत कम है। किसानों का असंतोष, किसान पर नाराज़ क्यों है और असंतोष क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी, अब ये दोस्तों ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि स्वामीनाथन कमेटी निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। अगर कृषि है दोस्तों तो कृषि आपको आंसर करना पड़ेगा, या एमएसपी में सुधार की बात अगर ऑप्शन में है तो एमएसपी में सुधार डालना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि आखिर वो ऑप्शन में क्या डालते हैं, कैसे करके वो करते हैं दोस्तों, कि एमएसपी एमएसपी आपको एमएसपी में जो करना है वही वही चीज़ आएगी इसमें। तो स्वामीनाथन कमेटी क्या करेगी, एमएसपी के सुधार के बारे में बात कर रही है। क्या सुधार के बारे में बात कर रही है? उस स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा जैसे होता क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने जो इस बार एमएसपी जारी किया है उसमें लागत के रूप में उन्होंने माना है कि पर कुंतल पर 1,000 रुपये का खर्च आता है गेहूँ पर। लेकिन और 1,000 रुपये का आता है, आपका खर्च आता है, जबकि कितने रुपए हैं आपके, एक गुना बढ़ा करके 2,015 रुपये मिल रही है, जिसमें जितने भी उसमें फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं किसान के द्वारा, जुताई की जाती है उसकी, और जो भी लागत लगती है उसमें। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने क्या किया है दोस्तों, जो भी लागत है उसका 1.5 गुना देने की बात की है। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है उसने कहा है कि किसानों को 1.5 गुना, और इसमें इन सब के साथ साथ किसानों के श्रम को भी जोड़ा गया है। मतलब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में अलग क्या है कि सरकार जो निर्धारित करती है लागत, किसानों के श्रम को हटा करके उस लागत को जोड़ती है। जबकि स्वामीनाथन कमेटी ने दोस्तों ये कहा है कि जो श्रम है, जो उसमें लोग लगे हुए हैं, अगर वो मान लीजिए 2 लोग 3 लोग किसान कृषि में लगे हुए हैं तो उनके श्रम को भी जोड़ा जाना चाहिए, तभी जा करके उनको उपयुक्त उनकी लागत और उनका जो खर्च है वो मिल पाएगा। इसलिए स्वामीनाथन कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अंतर्गत भी किसानों की मांग यही है दोस्तों कि वो जो स्वामीनाथन कमेटी की मांग को माना जाए और उनको लागू किया जाए। इस पर भी एक उनका एक ये भी मांगों में से एक प्रमुख मांग है। तो इस तरीके से दोस्तों एमएसपी के ऊपर आप बात करेंगे, 1.5 गुना की बात कर दी। और आपको जो हमने बताया कि लगभग 23 वस्तुओं पर एमएसपी जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा लगभग 23 वस्तुओं पर एमएसपी जारी की जाती है। कल के वीडियो में भी इसकी बात हुई, एक तरीके से रिवीजन हो गया आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको 2-3 मिनट का टाइम लेते हुए हम ये बताना चाहें दोस्तों कि कैसे करके करंट जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कैसे है। हमें लगता है कि करंट तो हम चलो तैयारी कर लेंगे। करंट के क्वेश्चन दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छे परीक्षाओं में जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो पीसीएस स्तर की परीक्षाएं हैं, यूपीएससी स्तर की परीक्षाएं, इसमें लगभग दोस्तों 10-15 आपके यूपीएससी में और लगभग 30 क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में। मतलब ये है कि आप ये सोच के चलो कि ये बिल्कुल निर्धारित करते हैं, और 30 क्वेश्चनों के लिए हम टाइम कितना दे रहे होते हैं, बहुत कम। यानी कि 30 क्वेश्चनों में से हमें कम से कम 26-27 क्वेश्चन तक सही करने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। और ये क्षमता आपको एग्ज़ाम में बल्कि पीटी पास कराएगी, और एक बड़ा आपका एक बड़ा दायरा है दोस्तों ये, जिसको धीरे 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 करके कवर किया जा सकता है। और एक तरीके से लगभग आउट क्वेश्चन होते हैं ये। 2-4-5 क्वेश्चनों की बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि लगभग 25 क्वेश्चन तो दोस्त ऐसे होते हैं जो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक पुरस्कार से क्वेश्चन रहता है, एक नियुक्तियों से रहता है, आपका एक आप पुरस्कार के अंदर खेल पुरस्कार में एक क्वेश्चन हो गया, कोई विशेष बात हुई है उससे क्वेश्चन हो गया, कोई पहली बार हुआ है, कोई नियुक्ति महिला की हुई है पहली बार। इस तरीके के पूरे ढांचागत क्वेश्चंस होते हैं। आप स्टेट के क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टेट करंट के हो जाते हैं, तो सब मिला जुला के एक तरीके से एक बंडल के रूप में ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्हीं के लिए हम आप यहाँ बैठकर बात करते हैं। और कोशिश ये रहती है दोस्तों, ताकि आप तक
वो चीज़ें पहुँचें जो बिल्कुल कोर हैं, जिनको आप बार बार पढ़ करके वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। आगे वाले जो भी परीक्षाएं होंगी आपकी, उसमें आप ये देखेंगे कि इन्हीं में से लगभग लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले के एग्ज़ामों में ऐसा नहीं है कि हम बड़े विद्वान हैं कि हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं दोस्तों पहले के एग्ज़ामों में। बस इतना है कि हमें एक्सपीरियंस है, हमने पिछले 8-10 साल 15 सालों के क्वेश्चनों को देखा है, उनको समझा है, तो उस पर एक धारणा बनाई है कि हाँ, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन क्वेश्चनों को, जो भी चीज़ें बता रहे हैं आपको सावधानीपूर्वक देख करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद भी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा दिशा आपको देने वाला, सबसे बड़ा गाइड करने वाला आपका कौन है? जो इस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, उसके पूछे गए प्रश्न, जिनके बंडल के रूप में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उनके आंसर भी आते हैं, सॉल्व भी आता है, अनसॉल्व भी आता है, सब आता है। तो उसको देखना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उसको देखेंगे तो एक क्राइटेरिया आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कमीशन उठा किस जगह से रहा है। अगर एक कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उससे अगर 2 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 2 क्वेश्चन किस जगह से आए हैं ये बताने का काम आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन करेगा। जब वहाँ से आप उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन किस जगह से पूछा है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, उसके बाद सिर्फ रीडिंग है, बुक रीडिंग है, और किसी भी किताब को बार बार पढ़ना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। दूसरा, इससे इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। एक किताब को आप 50-60 बार पढ़ेंगे, और बल्कि ये है कि एक एक बार में 50 किताबें पढ़ेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक किताब को अगर 50 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको चीज़ें कंठस्थ और याद हो जाएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही कुछ। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।